नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, ये बीपीएससी के हाल ही के दिनों में इकोनॉमिक्स के जो भी सवाल पूछे गए हैं उसका ये वीडियोज है। आपका लगातार डिमांड आ रहा था कि भैया इकोनॉमिक्स के भी कुछ चीज़ों को बताइए, तो ये सवाल जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, केंद्र का बजट और केंद्र का इकोनॉमिक सर्वे, पहले वो आप कर लीजिए और इसको कर लीजिए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं कीजिए, सारे चीज़ें इन्हीं में से कवर हो जाएंगे। और ऑलरेडी हमारा बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक का सर्वे का वीडियोज अपलोड कर दिया गया है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। और ये आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट वीडियो होने वाला है और ये हाल ही के एग्जाम में पूछे भी गए हैं, जैसे कि बीपीएससी डीएसओ का एग्जाम हुआ था, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, लेबर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछे गए हैं। और 71वीं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपका मैं बता दूं कि करंट अफेयर और बिहार का करंट अफेयर का जो मास्टर वीडियोस है बहुत जल्द, यानी कि 2 से 3 दिनों में कोशिश करूँगा कि डाल दूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्या होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट द शेयर ऑफ टर्शियरी इन नेशनल इनकम इज क्या। देखिए, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। जब आपका नेशनल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्र का विकास होगा तो टर्शियरी सेक्टर का जो हिस्सा है उसमें भी विकास होगा, यानी कि ओवरऑल विकास होगा, तो ये बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट से सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंपोज टू द करेंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है बीओपी, जिसको बोलते हैं। ये इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्ट भी दिया है, इंपोर्ट भी दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों दिया है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं होगा, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनमें नहीं होगा, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसमें नहीं शामिल होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी कि भुगतान संतुलन में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सवाल करंट का है। ठीक है, देख सकते हैं, पूछा गया है 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का रैंकिंग क्या है। व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2024। तो ये चौथा स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पे है यूएसए। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाला है, चाइना, जापान और उसके बाद भारत का स्थान आता है। ठीक है, तो ये तीनों आप देख लेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र, ये तो हमने कर लिया है। आगे देखिए, आगे है सवाल, निम्नलिखित में से कौन से एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान। ठीक है, तो देखिए, इसमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ था, फास्टर ग्रोथ था, यानी कि समावेशी विकास था, तेजी से विकास, और संपोषणीय विकास, तीनों था। लेकिन यहाँ पे 2015 तक कोई भी इसका, देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 17 के बीच थी। ठीक है, और बीच में सरकार बदल जाती है और 2014 में नीति आयोग का गठन हो जाता है। तो जब 2014 में नीति आयोग का गठन ही हो जाता है तो 2015 तक कोई लक्ष्य कैसे पंचवर्षीय योजना में शामिल हो सकता है। इसको आप कॉमन सेंस से भी सोल्व कर सकते थे, यानी कि ए विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सवाल, ये पंचवर्षीय योजना देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। अभी 47 में ये भी पूछा है और 48 में, यानी कि लगातार 2 सवाल पंचवर्षीय योजना से हैं। तो मैं इस वीडियो में उसको भी कराऊंगा, पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दूंगा, वहाँ से आपके 2 नंबर के सवाल बन जाते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था, तो ये पूरा फैक्ट पे बेस है, तो इस पर 8% इसका लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना पे। ठीक है, आइए पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। देखिए, प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने रूस से लिया था। उस समय जो इसको इंट्रोड्यूस जो किया था उसका नाम था जोसेफ स्टालिन। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग कमीशन के देखते हैं क्या था। तो देखिए,
पहला जो था 1951 में, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे था, ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें प्राइमरी सेक्टर पर जोर दिया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, रॉ प्रोडक्ट्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें टारगेट जो रखा गया था 2.1% और हमने अचीव किया था 3.6%, यानी कि ये पहली पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सफल रही थी। इसमें 3 डैम का भी निर्माण किया गया था। पूछ देगा कि 3 डैम का निर्माण कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये है भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम और नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये 1956 से 61 के बीच में, इस समय भी जवाहरलाल नेहरू ही इसके अध्यक्ष थे। पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये काम करता था। इस पे फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि त्वरित इंडस्ट्रियलाइजेशन, त्वरित औद्योगिकरण पे इस पे जोर दिया गया था। इसका टारगेट था 4.5 और इसने अचीव किया था 4.27, यानी कि हद तक अब कह सकते हैं कि कुछ अचीव इन्होंने किया था। और इसमें 3 स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जैसे कि राउरकेला, ये जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थित है। दुर्गापुर ये यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बनाया गया था, वेस्ट बंगाल में स्थित है। भिलाई ये यूएसएसआर यानी कि रूस की सहायता से ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना गैडगिल फार्मूला, इसमें इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, बीच में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। और इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। इसका टारगेट था 5.6%, बट इसने बहुत ही कम अचीव किया था, 2.8% ही अचीव किया था। इसमें कारण क्या था कि 1962 में तो इंडो चाइना वार हो गया था और इंडो पाक वार भी हुआ था, यानी कि 2 युद्ध हो गए थे इसी के दौरान 1965 में पाकिस्तान के साथ। इसका एक कारण था, ठीक है। और इसी में हम देखेंगे कि FCI का 1965 में स्थापना भी किया गया था, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्लान हॉलीडे आता है, प्रथम अवकाश आता है 1966 से 69 के बीच में। चौथा 5 ईयर प्लान आता है, ये रुद्र और गैडगिल फार्मूला, कोई भी आप देख सकते हैं, रुद्र, एलन या गैडगिल, इनमें से कोई एक ही होगा। ये उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में। इस पे ग्रोथ स्टेबिलिटी यानी कि त्वरित यानी कि ग्रोथ करना है लेकिन स्टेबल करना है धीरे धीरे, ठीक है। इसमें लक्ष्य भी देखिए ये 5.6 रखा गया था, अचीव केवल हमने 3.3 किया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ी बात है कि 14 जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 1974 से 78 के बीच में इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। यहाँ पे हमने पॉवर्टी इराडिकेशन यानी कि गरीबी को हटाने का प्रयास किया था। इसमें RRB का सेटअप किया गया था 1975 में। RRB यानी कि रूरल रीजनल बैंक का स्थापना किया गया था। इसका टारगेट था यानी कि 4.4% टारगेट था, अचीव हमने 4.8 किया था, यानी कि ये पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी ये सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। और देखिए इसके बाद रोलिंग प्लान आता है 1978 से 80 के बीच में, मोरारजी देसाई के समय में। इस पे एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया गया था। उसके बाद आता है छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में। ये इस पे फोकस था नेशनल इनकम को बढ़ाना, ठीक है। और इसी में छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई है 1982 में, ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है। 7वीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी की सरकार थी। इस पर फोकस किया गया था फूड ग्रेन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्रोडक्टिविटी पर, ठीक है। इसमें हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इसी में जिक्र किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये कॉन्सेप्ट प्रोफेसर किसने दिया था? राज कृष्णा ने दिया था। और इसका टारगेट था 5%, बट हमने अचीव 6% किया था। 1990-92 PV नरसिम्हा राव की सरकार आती है, ठीक है। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट का रेसिस हो गया था। 1991 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी, LPG जो रिफॉर्म बोलते हैं, वो 1991। उसके बाद आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये 1992 से 1997 के बीच में। इसका टारगेट 5.6 और ये अचीव हो गया था 6.8%, ठीक है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में अटल बिहारी की सरकार रहती है। इसमें सुटेबल जस्टिस न्याय पे जिक्र किया गया है। टारगेट था 5.6 बट अचीव किया हमने 5.4। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो सवाल पूछा गया है इसमें ये देख सकते हैं, इसका टारगेट था 8% और अचीव किया था हमने 7.6%। और 12वीं पंचवर्षीय योजना ये पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग का गठन हो गया था 1 जनवरी 2015 में। मैंने वहाँ पे थोड़ा गलत बोला था शायद, तो इसका ये थिंक टैंक है नीति आयोग, ठीक है, और ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार करता है। देखिए ये सवाल है, नेक्स्ट है आपका, बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी है। ये है असर्शन और रीजन है बुनियादी ढांचों का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ये बिहार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, 14.5% का वृद्धि हुआ है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है इसमें। तो ये तथ्य सही फैक्ट बैठ जाता, तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों सही हो जाएगा, ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये सवाल था प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि जो ये योजना है, ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होता है? वो स्कीम होता है जिसमें 100% जो आपका सेंटर देता है, ठीक है। और इसमें एनुअली यानी कि वार्षिक आपको 6,000 मिलेगा। ये तीन इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 2-2 हज़ार करके, ठीक है। तो ये बिल्कुल दोनों ही जवाब सही है, यानी कि इसका भी आंसर ये विकल्प हो जाएगा। देखिए आपको इसमें मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप अगर गेस करना चाहते हो तो ये विकल्प यानी कि ये असर्शन रीजन सही है, असर्शन रीजन का अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बस कुछ नहीं आ रहा है तब इस पर डिस्क्लेमर भी है भाई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मैं बताऊँगा कैसे आपको टैकल करना था, ठीक है। ये देखिए इसमें दिया गया है सरकारी योजनाएँ और शुरू होने की तारीख क्या थी, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ये आपका 2014 में स्टार्ट किया गया था। तो देखिए ए का 4 यानी कि एक ही विकल्प यहाँ पे दिख रहा है, ए का 4 यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चीज़ें आप मिला लीजिएगा, मैं बस आपको बता दिया, ठीक है। यानी कि बी का यहाँ पे 3 हो जाएगा और आपका सी का 2 हो जाएगा। यानी कि आपको इन सवालों को ज़रूर करना है, आपको एक ही भी चीज़ें आ रही हैं तो ये पूरा सवाल ही बन जाएगा, ठीक है। 1 से 2 बस छांटना रहता है। ये देखिए नीति आयोग ने योजना अवकाश को प्रस्तावित किया, यानी कि नीति आयोग रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, बिल्कुल बात सही है। द शिफ्ट रिफ्लेक्ट मूव टुवर्ड्स मोर डायनेमिक एंड एडेप्टेबल अप्रोच इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल, बिल्कुल सही है। ये क्या करता है? इकोनॉमिक प्लानिंग करता है नीति आयोग, इसीलिए इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है। यानी कि दोनों विकल्प सही है, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही जा हैं, ठीक है। देखिए फिर नीति आयोग से ही सवाल पूछ दिया। नीति आयोग बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है साथियों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से नीति आयोग के कार्य हैं? ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं को तैयार करना, कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन, ये क्या है? कार्यक्रम और पहलों के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण करना है। टू फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ इनिशिएटिव, बिल्कुल सही। पार्टनरशिप विद द नेशनल एंड थिंक टैंक, नीति आयोग को भी कहते हैं। यानी कि इसमें सारे विकल्प सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ये देखिए नीति आयोग से ही फिर से सवाल पूछा गया है। नीति आयोग के 7 पिलर हैं, बिल्कुल भाई नीति आयोग के 7 पिलर होते हैं और इनमें 3 विंग होते हैं, बिल्कुल ए और बी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। नीति आयोग के 7 स्तंभ और 3 विशेष विंग होते हैं, मोस्ट इररेलेवेंट। नेक्स्ट है, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? द सेक्टर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया आर पब्लिक वर्क्स, ठीक है, लोक निर्माण इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द मेन फोकस ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन का मेन फोकस क्या है? ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, 37 का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बैंक नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वही आरबीआई, ये लेंडिंग करता है कमर्शियल बैंक को, बिल्कुल मैनेज करता है रेपो रेट को, बैंक फैसिलिटीज़ भी देता है, ठीक है। लेकिन बैंक फैसिलिटीज टू पब्लिक ये डायरेक्ट नहीं देता है, जनता को बैंक सुविधाएं ये नहीं प्रोवाइड करता है, यानी कि ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आरबीआई के बारे में बोल रहा है, ठीक है। शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, वे सदस्य रह चुके हैं 15वें वित्त आयोग के, G20 शेरपा भी रह चुके हैं, सचिव राजस्व विभाग और आर्थिक मामले के विभाग भी रह सकते हैं, यानी कि डी विकल्प इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति, ठीक है। ये शहद और बागवानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। गोल्डन फाइबर, ये गोल्ड, देखिए गोल्डन फाइबर वो जूट से होता है, लेकिन यहाँ पे केवल गोल्डन पूछ रहा है, तो ये हॉर्टिकल्चर से हो जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू जहाँ देखिए तू है पानी पानी, ये गाना भी है, उस गाने से रिलेट कर सकते हो आप, ये विकल्प सही हो जाएगा। महासागर, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द ओशियन, सीज एंड कोस्ट, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कंसिडर द फॉलोइंग टारगेट्स ड्यूरिंग प्लान पीरियड्स, क्या था, योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, क्वालिटी ऑफ लाइफ ग्रोथ, रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ, बिल्कुल रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ था। डायरेक्ट अटैक ऑन द पॉवर्टी बाई क्रिएटिंग कंडीशंस ऑन एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये इसमें से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, कौन पहले आया था। तो मैंने ये आप जो 5 ईयर प्लान मैंने समझाया है उसको देखकर भी आप आंसर को लगा सकते हो, ठीक है, उसी से सवाल जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं साथियों सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।